नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। मैं एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हूं और शेयर बाज़ार पे वीडियोस बनाता हूं और शेयर बाज़ार में जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उन कंपनीज़ का फंडामेंटल एनालिसिस करता हूं और उन पे वीडियोस बनाता हूं। तो अभी रिजल्ट सीजन चल रहा है। Q4 FY26 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, बैक टू बैक कंपनीज़ के रिजल्ट्स आ रहे हैं और इनमें से बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनको मैं पर्सनली ट्रैक करता हूँ, तो उनके भी रिजल्ट्स आ रहे हैं। बट आज जिस कंपनी की मैं बात करूँगा वो है पॉलीकैब इंडिया, जो केबल्स एंड वायर्स बिजनेस में है मेनली। इसके अलावा एफएमईजी सेगमेंट में भी ये एग्जिस्ट करती है, बट मेनली केबल्स एंड वायर्स का बिजनेस है। और इससे पहले आरआर काबिल के रिजल्ट्स आए थे Q4 FY26 के, उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया था। और अभी पॉलीकैब इंडिया के रिजल्ट्स आए हुए हैं और इनका मैनेजमेंट कॉन कॉल भी हुआ है। तो बात करते हैं इसके रिजल्ट की और थोड़ी सी KEI इंडस्ट्रीज, जो तीसरी मेजर केबल्स एंड वायर्स इंडस्ट्रीज में कंपनी है, उसकी भी थोड़ी सी बात करेंगे और तीनों का थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखेंगे कि कौन सी कंपनी में बेटर इन्वेस्टमेंट केस बन रहा है। तो KEI का कोई मैंने अलग से फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो नहीं बनाया, लेकिन उसके जो Q4 के रिजल्ट्स हैं उसकी थोड़ी सी बात करेंगे ताकि कंपेयर किया जा सके पॉलीकैब और आरआर काबिल से। पॉलीकैब का मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं पॉलीकैब इंडिया के रिजल्ट्स कैसे रहे। रेवेन्यू अगर हम देखें तो 27% इसका रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसमें मेजरली जो है वो वैल्यू ग्रोथ है, वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे भी कम रही है। जैसे हमने आरआर काबिल में देखा था, वहाँ पे भी वॉल्यूम ग्रोथ 10% की थी और रेवेन्यू ग्रोथ तकरीबन 33-34% के आसपास था। लेकिन तो यहाँ पे भी यही जो 27% की पॉलीकैब इंडिया की रेवेन्यू ग्रोथ है, इसमें मेजरली वैल्यू ग्रोथ है। वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे भी कम है। जो मैनेजमेंट ने बोला है तकरीबन 4 to 5% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ है। एबिटा ग्रो हुआ है 13% से और पैट ग्रो हुआ है 7% से। तो एबिटा और पैट को अगर हम देखते हो, रेवेन्यू ग्रोथ फिर भी ठीक है 27%। अगर एबिटा और पैट को देखें तो ये देखने में काफ़ी कम लग रहा है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि जो रिजल्ट कंपेयर की जा रही है, जो ग्रोथ का नंबर्स हम कंपेयर कर रहे हैं, ये Q4 FY25 से कंपेयर कर रहे हैं, YOY ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। तो उस टाइम इनका एक हाई बेस बना था, उस टाइम काफ़ी डिमांड थी, वो काफ़ी अच्छा क्वार्टर गया था कंपनी के लिए, तो एक हाई बेस बना था वहाँ पे, उसके कंपैरिजन में ये नंबर्स हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट हमें यहाँ पे देखना है। तो अकेले सिर्फ नंबर नहीं देखने हैं, हमें इसके पीछे की स्टोरी और इसके आगे की फ्यूचर आउटलुक की स्टोरी भी देखनी है। तो ये नंबर्स ऑप्टिकली देखने में, अगर हम एबिटा और पैट देखें, जैसे पैट देखें तो सिर्फ 7% है, तो ये कम लग रहा है। लेकिन ये नंबर्स आई वुड से कि ये अच्छे नंबर्स हैं, गुड सेट ऑफ नंबर्स। अगर हम इसको ब्रॉड पिक्चर में देखें तो आगे देखते हैं कि ये कैसे गुड सेट ऑफ नंबर्स हैं। फिलहाल अगर इसका एबिटा मार्जिन देखें तो वो 13% है और पैट मार्जिन इसका 8.9% है। अगर इसको पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर में पॉलीकैब के जो नंबर्स आए थे वो मतलब Q3 FY26 में, उसमें एबिटा मार्जिन 12.7% था। तो एबिटा मार्जिन यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है 12.7% से 13.1%। और पैट मार्जिन अगर हम देखें तो पिछले क्वार्टर में 8.3% था, अभी 8.9% हुआ है। तो पैट मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है। तो मार्जिन यहाँ पे इम्प्रूव हुए हैं कंपनी के। आगे हम देखेंगे कि वो मार्जिन किस वजह से इम्प्रूव हुए हैं। तो ये नंबर्स नंबर्स अच्छे हैं। इसमें दो चीज़ें ध्यान रखने की है इस नंबर्स में। एक तो जो मिडल ईस्ट का प्रॉब्लम चल रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना है। एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि ये YOY कंपैरिजन में अगर इस नंबर्स को हम देख रहे हैं कि Q4 FY25 में एक हाई बेस बना था, उस हाई बेस के कंपैरिजन में ये नंबर्स हैं Q4 FY26 के नंबर्स। और दूसरा जो रीज़न हमें देखना है कि जो मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहा है, जो ईरान अमेरिका का जो वॉर चल रहा है, जो उनका क्राइसिस है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरा रुका हुआ है, उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे है। अब पॉलीकैब इंडिया डायरेक्टली तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई एक्सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन इनडायरेक्टली इन कंपनीज पे असर आया है, चाहे वो पॉलीकैब हो। आरआर काबिल का तो डायरेक्ट इम्पैक्ट था क्योंकि उनका टोटल जो रेवेन्यू है उसका 11 to 12% मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से आता है, या टोटल जो एक्सपोर्ट है उसका 40% मिडिल ईस्ट कंट्रीज से आता है। किसी भी तरह से देख सकते हैं आरआर काबिल के केस में, तो वहाँ तो डायरेक्ट इम्पैक्ट था। यहाँ पे इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है क्योंकि जिन इंडस्ट्रीज़ को ये पॉलीकैब इंडिया केबल्स एंड वायर्स सप्लाई करती है, वो इंडस्ट्रीज़ इम्पैक्ट हुई हैं। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर गैस बेस्ड है तो गैस का उतना स्टोरेज ही नहीं था उनके पास, तो उन्हें अपने
काम को थोड़ा रोकना पड़ा। तो जो केबल्स एंड वायर्स के ऑर्डर्स वो ले सकते थे या लेने वाले थे, पॉलीकैब के की सेल उनसे आने वाली थी, वो थोड़ा सा रुका है। और इस तरह से और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जिन पे थोड़ा सा ब्रेक लगा है, या कंपनीज जो ऑर्डर्स देने वाली थी वो थोड़ा सा कंपनीज ने रोके हैं। तो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पॉलीकैब पे आया है इसका, ये मैनेजमेंट ने क्लियरली बताया है। तो इसलिए अगर पॉलीकैब की अगर हम वॉल्यूम देखें तो इसमें 4 to 5% का वॉल्यूम ग्रोथ रहा है। तो ये दो कॉन्टेक्स्ट में देखना है, एक हाई बेस के कॉन्टेक्स्ट में और दूसरा ये जो मिडिल ईस्ट का प्रॉब्लम रहा है। इनफैक्ट पॉलीकैब की मैनेजमेंट ने तो मिडिल ईस्ट के प्रॉब्लम को एक तरह से ब्लैक स्वान इवेंट माना है। ये वन ऑफ बोला है मैनेजमेंट ने कि ये वन ऑफ है और होपफुली बाय नेक्स्ट क्वार्टर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये ऐसा नहीं है कि हर क्वार्टर में गोइंग फॉरवर्ड वॉल्यूम ग्रोथ कम ही रहेगा। तो वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने बोला है कि गोइंग फॉरवर्ड आगे क्वार्टर्स में अच्छा रहेगा, और डिमांड आउटलुक में कोई कमी नहीं आई है। डिमांड स्टिल वैसे ही इंटैक्ट है, काफ़ी अच्छी डिमांड आ रही है पूरे सेक्टर में। तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड आगे क्वार्टर्स में कंपनी के वॉल्यूम्स इंप्रूव होंगे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो नंबर्स इतने ख़राब नहीं है। इट्स ओके काइंड ऑफ नंबर्स। और इसके अलावा अगर हम देखें जो कंपनी ने अपडेट्स दिए हैं, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये दिया है कि मार्केट शेयर गेन। तो हमने पिछले उसमें देखा था, पिछले क्वार्टर में Q3 FY26 के जब रिजल्ट डिस्कस किए थे, तो उसमें ये देखा था कि कंपनी ने के थोड़े से मार्जिन इम्पैक्ट हुए थे, क्योंकि कंपनी ने पूरा जो प्राइस इंक्रीज था वो पास ऑन नहीं किया था कस्टमर्स को। और वो एक कॉन्शियस डिसीजन मैनेजमेंट ने लिया था, क्योंकि मैनेजमेंट ने बोला था कि वो मार्केट शेयर को गेन करना चाहते हैं, इसलिए वो पूरा प्राइस को एकदम से पास ऑन नहीं कर रहे हैं, वो स्टैगर्ड वे में पास ऑन करेंगे। तो इसके लिए कंपनी के मैनेजमेंट ने अपडेट दिया कि उन्होंने पूरा प्राइस अभी पास ऑन कर दिया है, और इसलिए उनके मार्जिन इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले YOY नहीं QOQ के मुकाबले इम्प्रूव हुए हैं। और अभी और कंपनी ने मार्केट शेयर गेन का डेटा दिया है कि 4% पूरे ईयर में, पूरे FY26 में 4% मार्केट शेयर को गेन किया है। FY25 में उनका मार्केट शेयर 26% था, जो अब एट द एंड ऑफ FY26 ये बढ़ के 30% इनका मार्केट शेयर हो गया। तो इसको मार्केट बहुत पॉजिटिवली लेता है और ले भी रहा है। अगर आपने पिछले कुछ दिनों से शेयर का प्राइस मूवमेंट अगर ट्रैक किया है तो मार्केट इसको रिवॉर्ड कर रहा है। ऑब्वियसली मार्केट शेयर गेन करना एक बड़ी बात होती है, इतना आसान नहीं होता मार्केट शेयर गेन करना। तो अगर कोई कंपनी कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर गेन करती है तो शेयर मार्केट उसको बहुत पॉजिटिवली लेता है और रिवॉर्ड भी करता है। और पॉलीकैब इंडिया तो कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर गेन करती आई है पिछले काफ़ी सालों से। तो ये अच्छा रहा है। तो इसके अलावा जो पॉलीकैब के लिए अच्छा रहा है वो रहा है उनका FMEG बिजनेस। FMEG बिजनेस इनका काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। रेवेन्यू में 47% का ग्रोथ रहा है, और इनका एबिट 23 करोड़ से बढ़ के 286 करोड़ हो गया है। और एबिट मार्जिन में भी अच्छा इंप्रूवमेंट रहा है, 0.5% से बढ़ के अब ये 4.1% इनका एबिट मार्जिन हो गया है। तो FMEG सेगमेंट इनका बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जबकि हमने RR काबिल के केस में देखा था कि उनका FMEG जो सेगमेंट था वो अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। वो FY26 के इस क्वार्टर में Q4 में वो ब्रेक इवन होना था, लेकिन ब्रेक इवन हो नहीं पाया, वो डिले हो गया है। तो अब मैनेजमेंट ने बोला है कि FY27 में फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में वो देखेंगे कि शायद उसको ब्रेक इवन करेंगे। तो वहाँ पे उनका FMEG अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। लेकिन पॉलीकैब के केस में उल्टा है, इनका FMEG सेक्टर बहुत अच्छा सेगमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल डेज अगर हम देखें तो अक्रॉस द इंडस्ट्री सेम ट्रेंड है। सभी कंपनीज़ के, तीनों मेजर कंपनीज़ के, पॉलीकैब, RR काबिल और KEI के वर्किंग कैपिटल डेज इंप्रूव हुए हैं। उसका रीज़न ये है कि जो इनके पेबल डेज होते हैं, तो वर्किंग कैपिटल में तीन चीज़ें आती हैं। एक आपका रिसीवेबल डेज, दूसरा इन्वेंट्री डेज और तीसरा पेबल डेज। तो जो पेबल डेज हैं ये सभी कंपनी के इम्प्रूव हुए हैं, मतलब इंक्रीज़ हुए हैं। तो पेबल डेज जब इंक्रीज़ होते हैं तो वर्किंग कैपिटल इम्प्रूव होता है। तो पेबल, इसका मतलब ये है कि पेमेंट जो ये करते हैं अपने सप्लायर्स को, अपने जो रॉ मटेरियल इनको सप्लाई करते हैं उनकी पेमेंट को इन्होंने डिले किया है, रोक के रखा है पेमेंट को। तो बट जैसे अभी पॉलीकैब के केस में देखें तो इनका वर्किंग कैपिटल डेज कम हो गया, 25 डेज पे आ गया है। बट मैनेजमेंट ने ये बोला है कि ये नॉर्मल नहीं है, ये टेम्परेरी है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो पेबल डेज इनके बड़े हैं, जो पेमेंट रोक के रखी है, तो ये नॉर्मलाइज होगा। तो तब इनके वर्किंग कैपिटल डेज इनका अगर नॉर्मलाइज देखें तो 45 से 50 डेज के आसपास रहेगा। तो ये 25 डेज जो अभी पॉलीकैब का चल रहा है ये टेम्परेरी है। गोइंग फॉरवर्ड ये थोड़ा सा इंक्रीज होगा, बट ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है।
जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट जो दिया है, इनफैक्ट दो इम्पोर्टेंट अपडेट मैं बोलूँगा। एक तो मार्केट शेयर गेन जो कंपनी ने डेटा दिया 4% का, वो एक इम्पॉर्टेंट था। और दूसरा फ्यूचर आउटलुक, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट फ्यूचर को देखता है, फॉरवर्ड लुकिंग देखता है मार्केट। तो फ्यूचर आउटलुक जो कंपनी ने दिया है वो उनका केपेक्स बिल्कुल बरकरार है, केपेक्स में कोई कमी नहीं है। डिमांड में मैनेजमेंट ने बोला है कि कोई कमी नहीं है, पूरे इंडस्ट्री में अच्छी खासी डिमांड है। और जो केपेक्स जो इन्होंने अनाउंस किया हुआ है ऑलरेडी, वो बिल्कुल इंटैक्ट है, वैसे ही चल रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। पूरे इस फुल ईयर FY26 में कंपनी ने 1450 करोड़ 1450 करोड़ का केपेक्स किया है ऑलरेडी। और अगले 5 साल में भी 6000 से 8000 करोड़ का ये केपेक्स करेंगे, वो इंटैक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मार्केट भी इस चीज़ को देखता है, शेयर मार्केट, कि कंपनी गोइंग फॉरवर्ड केपेक्स तभी करती है जब इतना डिमांड देख रही है। क्योंकि ऐसे ही तो कोई भी कंपनी केपेक्स नहीं करेगी, अपने पैसे लगा के ब्लॉक नहीं करेगी इतना इतना बड़ा केपेक्स, खासकर जब वो 6000 से 8000 करोड़ का। तो ये मार्केट इसको इस तरह से देखता है कि मैनेजमेंट ने जो फोरकास्ट देखा है, मैनेजमेंट ने मार्केट में डिमांड देखी है, इसलिए मैनेजमेंट अपने केपेक्स कर रही है और केपेक्स को इंटैक्ट रखा है। तो इसको मार्केट पॉजिटिवली ले रहा है ऑलरेडी। इसके अलावा तो ये तो हो गया कि फ्यूचर केपेक्स कंपनी का कंटिन्यू रहेगा, तो फ्यूचर का ग्रोथ यहाँ से आएगा। अब इसके अलावा ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को फ्यूचर में कैसे मिलेगा, तो जैसे कंपनी का केपेक्स बढ़ेगा यानी कि कैपेसिटी बढ़ेगी, यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा, तो जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली ऑपरेटिंग लेवरेज वहाँ से कंपनी को मिलेगा। और इसके अलावा कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, कंपनी ने बताया है कि अब वो न्यू जोग्राफीज़ में भी एंटर कर रहे हैं, अपने थोड़ा सा एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन जो है उसको बढ़ा रहे हैं। एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन अभी पॉलीकैब में 5 सवा 5 5.5% के आसपास का ही है टोटल रेवेन्यू का। तो इसको ये थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, इनका FY30 तक एक्सपोर्ट को 10% तक ले जाने का इनका टारगेट है। तो अभी ये इन्होंने बोला है कि 15 न्यू कंट्रीज़ में इन्होंने एंटर किया है। और उसके अलावा जो US मार्केट है, जो अभी थोड़ा जहाँ पे अभी काम पूरा रुका हुआ था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ का इशू क्रिएट कर दिया था, उसकी वजह से पूरा काम रुका हुआ था। तो वहाँ पे अब ये दोबारा से इसको रीस्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी टैरिफ का मामला जो है थोड़ा सा वो सेटल लग रहा है। तो वहाँ पे अब कंपनी दोबारा से डीलर डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर रही है। और जो नॉर्थ अमेरिका किसी भी चीज़ के लिए जनरली देखें तो वो बड़ा मार्केट माना जाता है। तो केबल्स एंड वायर्स के लिए भी वो एक बड़ा मार्केट है। तो पॉलीकैब अब उस मार्केट को एक्सप्लोर कर रही है और वहाँ पे दोबारा से कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर रही है। तो वहाँ वहाँ से इनका एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन इंक्रीज़ होगा, और एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन इंक्रीज़ होगा तो इनके मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगे। तो वहाँ से भी इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, मार्जिन्स बेटर होंगे। तो ये दूसरा इनका एरिया हो गया जिससे इनके मार्जिन्स इंप्रूव होंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो इनकी अब गोइंग फॉरवर्ड जो केपेक्स ये कर रहे हैं, जो नई कैपेसिटी लगा रहे हैं, नई फैसिलिटी आ रही है, तो उसमें केबल्स की ज़्यादा डिमांड है। कंपनी ने भी बोला है, ये अक्रॉस द इंडस्ट्री है, कि केबल्स की ज़्यादा डिमांड है। तो केबल्स में इनके जो EHV केबल्स होते हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स, तो उसकी नेक्स्ट ईयर आएगी वो, उसकी जो फैसिलिटी है, उसका जो प्रोडक्शन है नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट ईयर जब उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो मैनेजमेंट ने बोला है कि उसकी मार्केट ऑलरेडी रेडी है। जो EHV केबल्स है, इसकी मार्केट, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल, इसकी मार्केट ऑलरेडी रेडी है। और अभी जो मार्केट में एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल है वो इम्पोर्ट होती है 50%। जितनी भी टोटल कंज्यूम होती है, टोटल डिमांड है, उसका 50% इम्पोर्ट होता है। तो जब इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स की, तो इनके पास एकदम रेडी मार्केट है, इनको इमीडिएटली ऑर्डर्स मिलेंगे। तो ये आई थिंक ये डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से के थ्रू नहीं जाता, ये इसके टेंडर्स होते हैं। तो इनको टेंडर्स मिल जाएंगे, ऐसा मैनेजमेंट ने बोला है, क्योंकि एक तरह से इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन मान सकते हैं। अभी कोई कैपेसिटी नहीं है अभी इंडिया में, तो इसलिए 50% इम्पोर्ट होता है। तो जब इनकी कैपेसिटी आ जाएगी तो इनको ईजिली इसके टेंडर्स, इसके ऑर्डर्स मिल जाएंगे, तो वो भी वहाँ पे भी इनका मार्जिन इंप्रूव होगा। तो वो इन्होंने मैनेजमेंट ने एक फ्यूचर डिमांड आउटलुक बता दिया। तो बाकी सब कुछ इनका ठीक है। अभी इसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर हम देखें तो 75% पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रहा है। तो मैनेजमेंट ने बोला है कि जैसे ही ये 75 से 80% के बीच में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे पहुंचते हैं, ये नया केपेक्स कर देते हैं, नई फैसिलिटी में काम शुरू कर देते हैं, न्यू प्रोडक्शन की स्टार्ट हो जाती है। तो ये इनका कंटिन्यूस ट्रेंड रहा है और आगे भी ऐसे ही रहेगा।
तो इसलिए इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो तकरीबन तकरीबन 75% से 80% के बीच में चलता है, या बहुत अगर हाई रहा तो 85 टू 90% के बीच में इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चलता है। तो अगले 4 साल तक के लिए, 3 से 4 साल तक के लिए तो ईजिली इनके ग्रोथ में मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, ये कंटिन्यू रहेगा। वॉल्यूम जो अभी इस क्वार्टर में लो रहा है वो भी इसको वन ऑफ मान सकते हैं। 2% का जो वॉल्यूम है इस क्वार्टर में वॉल्यूम ग्रोथ रहा है 2% का, वो वन ऑफ ही मान सकते हैं। इसके बाद मैनेजमेंट ने भी बोला है कि नेक्स्ट क्वार्टर्स में वॉल्यूम ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट आएगी। तो ओवरऑल गुड सेट ऑफ नंबर्स। अब थोड़ा सा के को भी अगर हम देखें कि के का कैसा रहा है, के भी नंबर्स ठीक ठाक रहे हैं। उसमें 20% का इनका जो है रेवेन्यू ग्रोथ रहा है। मैं जस्ट नंबर्स नोट किए हुए हैं अपनी कॉपी में जो मैं मेंटेन करता हूँ। तो 20% का इनका रेवेन्यू ग्रोथ रहा है। इनका पिछले क्वार्टर में भी Q3 FY26 में भी 19% का वॉल्यूम ग्रोथ था। तो तकरीबन तकरीबन इनका 19 से 20% का वॉल्यूम ग्रोथ रहता है। और उसका मेजर एक रीज़न ये भी है कि इनके पास कैपेसिटी नहीं है। जो इनकी कैपेसिटी अभी सानंद की जो फैसिलिटी है वहाँ पे ये काम चल रहा है, वहाँ पे अभी पूरी तरह से वो ऑपरेशनलाइज नहीं हुई है। वो थोड़ा थोड़ा शायद ऑपरेशनलाइज हुई है, अभी आगे चल के भी वो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो फेजेस में ऑपरेशनलाइज होगी और आई थिंक FY27 के एंड में जाके ही वो पूरी तरह से ऑपरेशनलाइज होगी। तो इसलिए इनके भी वॉल्यूम्स कम रहे हैं, और इनके वैसे भी पिछले कुछ क्वार्टर से वॉल्यूम्स KEI इंडस्ट्रीज़ के कम ही रहे हैं। ओवरऑल FY26 में इनके 6% के वॉल्यूम रहे हैं, और इस क्वार्टर में तो इनके 2% ही वॉल्यूम रहा है। ओ सॉरी, मैंने जो पॉलीकैब का बोला वो 2% नहीं था, उनका तो 4 to 5% था। शायद मैंने गलती से 2% बोल दिया, काइंडली इग्नोर दैट। KEI का 2% वॉल्यूम ग्रोथ रहा है। तो ये काफ़ी कम है क्योंकि इनके पास फैसिलिटी नहीं है, और प्लस ऊपर से मिडल ईस्ट वाला जो प्रॉब्लम है वो तो इनके लिए भी बिल्कुल वैसे ही रहा है। बट इनका मेजर प्रॉब्लम कैपेसिटी का है, जो इनके पास कैपेसिटी अभी नहीं है। तो बाकी इनके नंबर्स उस हिसाब से 20% इनके रेवेन्यू ग्रोथ है, और 25% के करीब इनकी एबिटा ग्रोथ है, और पैट ग्रोथ भी इनकी 25% ही है। और एबिटा मार्जिन इनके 12.2% और पैट मार्जिन इनका 8.18% है। तो ओवरऑल इनके नंबर्स भी ठीक ठाक ही हैं, कोई ख़राब नंबर्स नहीं है इनके। और इनका थोड़ा सा जैसे ये जो सेल्स है केबल्स एंड वायर्स की, दो तरह से होती है। एक इंस्टीट्यूशनल सेल्स होती है जो डायरेक्ट, जिसको B2B कह सकते हैं, और दूसरा इनका डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। तो थोड़ा सा इस क्वार्टर में KEI इंडस्ट्रीज़ का जो सेल है वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जो सेल है उसका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से इनके मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। क्योंकि डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से जब आप सेल करते हैं वहाँ बेटर मार्जिन मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू B2B इंस्टीट्यूशनल सेल्स। तो यहाँ पे इसलिए इनके मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। बट KEI इंडस्ट्रीज़ को देखें तो इनका वॉल्यूम ग्रोथ अभी नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर तक भी कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने की चांसेस दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि इनके पास कैपेसिटी नहीं है। तो अब अगर कंपेयर करें ओवरऑल इस इंडस्ट्री को देखें तो इंडस्ट्री में डिमांड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिमांड अच्छी खासी डिमांड है, और ये पूरा सेक्टर एक तरह से देखें तो बुल मार्केट में चल भी रहा है। और अब तीनों कंपनीज़ को देखें, जो तीन मेजर केबल्स एंड वायर्स की कंपनीज़ हैं, RR काबिल, पॉलीकैब और KEI इंडस्ट्रीज़। तो अगर हम देखें KEI इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे एक तो में प्रॉब्लम ये है कि एक तो सबसे महंगा है ये, अगर PE के हिसाब से देखें तकरीबन 55 का PE चल रहा है, और वॉल्यूम ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ दोनों ही इसमें सबसे कम है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट के लिहाज से थोड़ा कंफर्ट यहाँ पे आता नहीं है। तो यहाँ पे तो ये एक प्रॉब्लम नज़र आती है कि सबसे महंगा PE के हिसाब से सबसे महंगा है ये, और अभी इनके पास कैपेसिटी भी नहीं है, और इसलिए इनका रेवेन्यू और वॉल्यूम ग्रोथ भी तीनों कंपनीज के में सबसे कम है। तो इसलिए यहाँ पे मेरे हिसाब से तो इन्वेस्टमेंट केस नहीं बनता है। मैं इसलिए इस KEI में इन्वेस्ट नहीं किया, जबकि ओवरऑल सेक्टर अच्छा है। बट ये इस सेक्टर की डिमांड का उतना फ़ायदा नहीं उठा पा रहे KEI इंडस्ट्रीज़ की। इसलिए इनका शेयर प्राइस भी अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा आई थिंक साइडवेज रहना चाहिए, जब तक कि इनकी कैपेसिटी आ नहीं जाती, इनकी फर्दर प्रोडक्शन आ नहीं जाती। जिससे बट उसको आने में भी अभी मेरे को लगता है 3 से 4 क्वार्टर लगेंगे। तो इसलिए KEI इंडस्ट्रीज़ पे तीनों के मुकाबले थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस आता है। दूसरा अगर पॉलीकैब देखें तो सेकंड नंबर पे पॉलीकैब है।
इनका पीई अगर हम देखें तो तकरीबन 51 के आसपास इनका पीई चल रहा है। तो जो केईआई से तो कम है, लेकिन आरआर काबिल से स्टिल ज़्यादा है। आरआर काबिल का पीई अभी भी तकरीबन 43 के आसपास है। तो इस पूरे सेक्टर में इन तीनों कंपनीज में सबसे सस्ता जो शेयर है वो आरआर काबिल ही है। और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू और वॉल्यूम ग्रोथ भी आरआर काबिल में ही आ रहा है। हालांकि पॉलीकैब में भी अच्छा रेवेन्यू एंड वॉल्यूम ग्रोथ है। अगर हम पूरे साल के कंसोलिडेटेड नंबर्स को देखें, पूरे ईयर को देखें, तो पॉलीकैब भी बुरा शेयर नहीं है। एक लार्ज कैप और प्लस हाई डिमांड हाई ग्रोथ वाली कंपनी है। तो पॉलीकैब इज़ नॉट बैड आइदर। बट सबसे अच्छा जो सबसे ज़्यादा कंफर्ट जो आ रहा है वो आरआर काबिल में आ रहा है। बट वहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की है कि उनका सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है मिडल ईस्ट में। और मिडल ईस्ट का कंपनी के मैनेजमेंट ने भी बोला है कि मेजर इम्पैक्ट जो आएगा वो अब आएगा इस क्वार्टर में, जो क्वार्टर चल रहा है Q1 FY27। इस क्वार्टर में देखना पड़ेगा कि कितना इम्पैक्ट आता है, और वहाँ पे मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी का भी पता चलेगा कि कितना कंपनी उसको मैनेज कर पाती है, उस इम्पैक्ट को कितना उसको कम कर पाती है, उस इम्पैक्ट को जो मिडिल ईस्ट के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। क्योंकि इनका डायरेक्ट एक्सपोजर है मिडिल ईस्ट में, जो इनका एक्सपोर्ट का है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट तीनों कंपनीज में इसी कंपनी का है, आरआर काबिल का। और वो मैनेजमेंट ने बोला है कि इम्पैक्ट आएगा। तो स्टिल जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो दो चीज़ें बताई थी मैंने पिछले वीडियो में आरआर काबिल का, जब मैंने बनाया था वीडियो, कि एक तो ये कि नंबर्स उस टाइम अच्छे लग रहे थे, बट अब मैंने बोला था कि आउटस्टैंडिंग नहीं है। बट अब अगर मैं देखूं इन तीनों के कंपैरिजन में, इन तीनों को कंपेयर करके, तो नंबर काफ़ी अच्छे थे। तो अब इन दोनों पॉलीकैब और केईआई इंडस्ट्री से कंपेयर करके आरआर काबिल के नंबर बहुत अच्छे लग रहे हैं। बट स्टिल हमें वो पॉइंट ज़रूर ध्यान रखना है कि आरआर काबिल में जो मिडिल ईस्ट का इम्पैक्ट है वो अब आएगा इस क्वार्टर में। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें वेट करना चाहूँगा कि लेट्स सी कि कितना इम्पैक्ट आता है, मैनेजमेंट उसको कैसे मैनेज करता है Q1 और FY27 के जब नंबर्स आएंगे। तो बाकी पॉलीकैब के नंबर्स ठीक ठाक है, फ्यूचर आउटलुक बढ़िया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मिडिल ईस्ट का प्रॉब्लम है वो तीनों कंपनीज के लिए सेम है, और आई थिंक होपफुली गोइंग फॉरवर्ड वो सॉल्व हो जाएगा। तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पॉलीकैब में कर सकते हैं, आरआर काबिल में कर सकते हैं। अगर इन बिटवीन जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ेगी तो कंटिन्यूस तो ऊपर नहीं, कोई भी चीज़ ऊपर नहीं जाती है। जब बीच बीच में अगर कोई फॉल आता है थोड़ा बहुत 4-5% का, तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बेस्ट कंपनी फॉर द इन्वेस्टमेंट स्टिल आरआर काबिल है, नंबर 2 पॉलीकैब, और नंबर 3 केईआई। ये मेरा ऑर्डर रहेगा इसमें। बट हाँ, वो आरआर काबिल में आपको मिडिल ईस्ट वाला ज़रूर ध्यान रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। पॉलीकैब में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है तो पॉलीकैब में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। केईआई में उतना इन्वेस्टमेंट का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि हाईएस्ट पीई है, और ग्रोथ भी उसकी दोनों कंपनीज के में, तीनों कंपनीज में सबसे कम है। बट स्टिल क्योंकि बुल मार्केट है, तो आई थिंक स्टिल प्राइस करेक्शन केईआई के स्टॉक में ज़्यादा नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो मार्केट है, ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है। तो बाकी आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, मैंने आपको ऑर्डर बता ही दिया। तो बस इतना ही आज के लिए, इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरा इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्या आपको हेल्प हो पा रही है आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में मेरे वीडियोस के थ्रू। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, या आप चाहते हैं कि मैं किसी और कंपनी का एनालिसिस करूं, किसी और सेक्टर का एनालिसिस करूं, तो आप वो भी ज़रूर कमेंट में मेंशन करें। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और डेफिनेटली उस पर वीडियोस बनाऊंगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।